नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरीक। एक तरफ धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, दूसरी तरफ बिहार में धीरे धीरे चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। बयानबाजी लगातार चल रही है। 2 फेज में चुनाव होने वाला है बिहार का और सभी अपनी नीति रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। 2 गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल हो जाता है कि मुसलमान जिसकी आबादी 18% बिहार में है, वो किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी लुभाने में लगी है और आरजेडी का तो वो पैठ वोटर है ही। साथ में प्रशांत किशोर ने भी इस बार सबसे ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिया है। साथ में ओवैसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछली बार 5 सीटें अब वो सीमांचल के इलाके से जीत कर आए थे। तो इस बार का मुसलमान किस तरफ जाएगा, यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि मुकेश सहनी को महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम का फेस बना दिया गया है। जिस जाति की आबादी महज 2% मल्लाह समुदाय से वो आते हैं, उसे डिप्टी सीएम का पद अगर दे दिया गया। साथ में तेजस्वी यादव ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहा है कि किसी और दूसरे धर्म का भी हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो भंवर में फंसा मुसलमान इस चुनाव में किधर जाएगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मृत्युंजय शर्मा जी। बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद अभिषेक। सर, सीधा सवाल मेरा यही है कि इस बार बिहार का मुसलमान जो भंवर में फंसा हुआ है, वो एक मुश्त जाएगा किसी पार्टी के पास या फिर बट जाएगा? अभिषेक जी, मुझे लगता है एक बार कि जो मुस्लिम्स है उनका जो वोटिंग पैटर्न रहा है वो हमेशा से इस सेंस में रहता है कि हम बीजेपी के उम्मीदवार को कैसे हराएं, और उस एक प्रकार से चिंता में या डर में कहिए, वो कभी कांग्रेस को वोट देते रहे, कभी रीजनल पार्टी समाजवादी पार्टी, कभी राजद को वोट देते रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको भी एहसास होता है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं उससे ना हमें सत्ता में हिस्सेदारी मिल रही है, ना कोई हमें बहुत फायदा मिल रहा है। इनफैक्ट अभी आपने एक जो ताजा रिपोर्ट जारी हुई थी केंद्र सरकार से, उसमें आपने देखा होगा कि जो 35% बेनिफिशियरीज हैं सेंट्रल स्कीम्स के, वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जबकि उनकी आबादी महज 14% है जब आप देश भर को देखेंगे तो। उसके बावजूद जो वोटिंग पैटर्न्स आप देखेंगे उसमें देखेंगे कि वो बीजेपी के अगेंस्ट ही जाता है। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में 1-2 चीजें जो घटित हुई हैं पिछले 1-2 महीने में। पहला, जो आपने खुद ही कहा कि मुकेश सहनी जैसे डिक्लेयर हुए सीएम कैंडिडेट, तो मुस्लिमों की तरफ से बहुत रिएक्शन आने लगा कि भाई अपने 2.5% वाले को प्रेशर में डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिया, हमारे 18% वाले को कभी आपने सोचा भी नहीं इसके लिए कंसिडर करना। और उसी के रिएक्शन में देखिए अब तेजस्वी यादव ने फिर बयान दिया कि दूसरे धर्म वाले को हम बनाएंगे। इनफैक्ट मुसलमान नाम क्यों नहीं लिया जब 18% वोट, 18% का लगभग 80% वोट तो लेते ही हैं। ऑब्वियस है, वो तो ऑब्वियस है नहीं वे। और दूसरा एक भाषण उनको और आप देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि वो सत्ता में आते के साथ वक्फ फिल फाड़ के फेंक देंगे। हाँ, वो कोई कारी है, मोहम्मद कारी, उसका बयान जी जी, और तेजस्वी वहीं पे मौजूद है। तो इस तरह के बयान से अब एक प्रकार के डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस बार थोड़ा सा मुसलमान के वोटों के लिए आप देखेंगे बिहार में थोड़ा टसल होगा। पहला टसल होगा कि AIMIM वो सीमांचल की एरिया में लड़ते रही है, पिछली बार 5 सीटें भी जीती थी। उसने करीब 40 कैंडिडेट्स उतारे हैं इस बार, तो उसको बहुत जगह मुस्लिम वोट्स मिलेंगे। दूसरा, प्रशांत किशोर ने बात की है कि 18% उनकी आबादी है तो पूरी उनको सीट्स मिले, तो 40 कैंडिडेट्स उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। वो भी एक प्रकार से इस तरह के भाषण देते रहे हैं कि किस तरह से अगर लेट्स से आरजेडी मुस्लिम कैंडिडेट्स जहां जहां देती है तो हम नहीं देंगे, इस प्रकार का पैक्ट होना चाहिए। और उसके कारण मुझे लगता है थोड़ी सी सिंपैथी वहां भी जाएगी। और ये वाला जो लेटेस्ट महागठबंधन का स्टेप है, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना और मुसलमान में से किसी को घोषित नहीं करना, इससे भी मुझे लगता है थोड़ा सा नुकसान होगा अभिषेक जी। अच्छा, ये कहानी कितनी सही है कि जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी महागठबंधन की, सबको जो सम्राट होटल में पटना में ठहरे हुए थे, सबको पहले अशोक गहलोत के कमरे में जाना था, वहां से सबको एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 बजे आना था। लेकिन मुकेश सहनी जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वो कह देते कि नहीं, तेजस्वी के साथ पहले मुझे डिप्टी सीएम का कैंडिडेट अगर घोषित करेंगे तो मैं जाऊंगा। इस कहानी में ये दम है या फिर महज अफवाह है? नहीं, मैं इसमें मैं फर्स्ट पर्सन तो इसे नहीं जानता, लेकिन मैं इसे बहुत क्रेडिबल मानता हूं इस कहानी को। क्यों? क्योंकि अभिषेक जी, मैंने एक पैटर्न देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया और मुकेश सहनी की राजनीति देखी है, वो बहुत क्लियर है। पिछली बार आपको याद होगा क्या हुआ था, मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर क्या करा था, उठ के वहां से चले गए थे ये कहते हुए कि मेरी पीठ में खंजर भोंका जा रहा है। और पिछली बार से उन्होंने सीख ली एक तरह से अभिषेक जी, उन्होंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको इस प्रकार का एम्बैरेसमेंट फिर से नहीं झेलना पड़े, तो इस प्रकार से हल्के आश्वासन पे नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने असर्ट किया होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे एकदम क्लैरिफाई किया जाए कि मुझे डिप्टी सीएम घोषित किया जा रहा है, और इस बार उन्होंने ये करा लिया। अब महागठबंधन की क्या मजबूरी थी अभिषेक जी कि अगर देखिए, एक तो है कि मुकेश सहनी का जो भी वोट प्रतिशत या कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचाएंगे वो तो अलग है, लेकिन अगर इतने
एंड मोमेंट पे एक गठबंधन का साथी अलग हो जाता या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठता तो मैसेजिंग बहुत खराब जाती। तो इसलिए महागठबंधन ही मेरे ख्याल से एक फिक्स में पड़ गया होगा। जो अंडरस्टैंडिंग होगी ये मैं फिर से बोल रहा हूं अभिषेक जी, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये होगी कि घोषणा कर देते हैं, सरकार में पहले आएंगे तो देखा जाएगा। उस समय किसने देखा है, उस समय अगर मुकेश सहनी की पार्टी की जरूरत ही नहीं है सरकार बनाने के लिए तो नहीं घोषित करेंगे डिप्टी सीएम, फिर कौन क्या कर लेगा। तो मेरे ख्याल से ये वाली अंडरस्टैंडिंग से घोषणा कर दी गई होगी कि चलो घोषित कर ही देते हैं, बात का बाद में देखा जाएगा। अच्छा, बिहार के मुसलमानों में भी ये बात, मतलब आम जनमानस में, नेताओं की बात नहीं करूंगा क्योंकि नेताओं के तो बहुत सारे बयान आ रहे हैं, आम जनमानस में, आम मुसलमानों में क्या बात चली है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, हमें अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि 18% हैं और आरजेडी की अगर बात करूं तो 12% टिकट शायद उन्हें दिया गया है। अभिषेक जी देखिए, हमेशा क्या होता है, मैं फिर से वही कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान इस बात को नहीं समझते, ऐसा नहीं है कि उनको आरजेडी के सत्ता में रहने से या कांग्रेस के सत्ता में रहने से बहुत फायदा होता है। वो वोट एंटी बीजेपी करते हैं। अब देखिए, ये सारे मुसलमान जानते हैं कि जो भागलपुर के दंगे हुए थे 89 में, लालू जी सत्ता में आए 90 में और 15 वर्षों तक वो जो भी भागलपुर दंगे के दोषी थे उनको उन्होंने सजा नहीं दिलवाई, क्योंकि वो लालू जी की जाति से आते थे। उनको सजा कब मिली? 2007 में आके नीतीश जी की सरकार में। तो ये सारे मुसलमान भी देखते हैं कि एक्चुअली नीतीश जी के जितने भी कदम रहे हैं, आप देखिएगा पिछले 15-20 वर्षों में, उससे उनको ग्राउंड पे बहुत फायदा हुआ है। मैंने एक एग्जांपल दिया केंद्र के स्कीम्स का, 35% बेनिफिशियरी हैं मुसलमान उसके। तो उनको ये पता है कि नीतीश जी, मोदी जी के सत्ता में रहने से अंततः फायदा उनको होता है, और तेजस्वी या कांग्रेस जो भी बोलती है वो महज कोरे वादे होते हैं। तो इसलिए वो न चाहते हुए भी उनके साथ रहते हैं। लेकिन इस प्रकार का जब भी उनको और अन्याय दिखता है, 2005 की घटना याद कीजिए अभिषेक जी, रामविलास पासवान ने कहा था कि अगर आप मुस्लिम मुख्यमंत्री बना देंगे तो मैं आपको समर्थन देने को तैयार हूं। लालू जी ने मना कर दिया और विधानसभा भंग करा दी। तो मुस्लिमों को ऐसा नहीं कि याद नहीं है, लेकिन वो भी एक तरह ऑल्टरनेटिव के एब्सेंस में आरजेडी या कांग्रेस को वोट देते रहते हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर ने भी उम्मीदवार उतारे हैं, सबसे ज्यादा आपका ओवैसी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। जो सीमांचल का इलाका है, मुझे सही करिएगा अगर गलत हो, तो जो मुस्लिम आबादी है उसका 70% उसी बेल्ट में है। वहां ओवैसी के भी उम्मीदवार हो गए, आरजेडी के भी उम्मीदवार हो गए, प्रशांत किशोर के भी उम्मीदवार हो गए। तो ये गले की फांस, जो ताकत है मुसलमान आरजेडी की, वो गले की फांस तो नहीं बन जाएगा इस बार। थोड़ा थोड़ा भी अगर वोट बटा, थोड़ा थोड़ा भी, ये अभिषेक जी ये डर है, और इसलिए आप अभी से लेके चुनाव तक देखिएगा, बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की जाएंगी या स्टेज से बातें बोली जाएंगी जिसको हम तुष्टीकरण की राजनीति बोलते हैं। ये जो वक्त वाला आपने अपने बयान देखा है स्टेज से, ये उसी डर का परिणाम है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मुसलमानों को एक ऑप्शन के तौर पर ओवैसी भी दिख रहे हैं, प्रशांत किशोर भी दिख रहे हैं, तो इसलिए उसको अपने साथ रखा जाए। दूसरा अभिषेक जी, एक बहुत बड़ा विवाद जो चल रहा है इंटरनली राजद और कांग्रेस में। कांग्रेस ने जब वोटर अधिकार यात्रा शुरू की तो उसका पूरा का पूरा कोशिश यही था कि मुसलमानों को अपनी तरफ खींचा जाए, इस नैरेटिव को बना के कि देखो तुम्हारा वोट काटा जा रहा है। उससे भी राजद नाराज रही है, क्योंकि राजद उसको अपना वोट मांगती है और उसको दिख रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो लॉन्ग टर्म में उसका भी नुकसान है। आप देखिएगा चुनाव तक बहुत सारे ऐसे वादे किए जाएंगे या घोषणाएं की जाएंगी स्टेज से जो डायरेक्टली इस समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को डायरेक्टेड होंगी। नहीं, नेशनल इलेक्शन जब होता है, आम चुनाव जब होता है, तो उसमें मुसलमान नो डाउट क्षेत्रीय पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के पास जाता है। ये एग्जांपल हमने तेलंगाना में भी देखा, ये एग्जांपल हमने कर्नाटक में भी देखा, और ये 99 सीटें जो पहुंची हैं वहां भी हमने एग्जांपल देखा है। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि मुसलमान का वोट इस बार बटेगा तो जरूर, क्योंकि जो है खिलाड़ी कई मैदान में है। कितना बटेगा, कितना डेंट आरजेडी को पहुंचाएंगे, और जो ताकत है, क्या वही इस बार आरजेडी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? ये 6 तारीख को, 11 तारीख को मतपेटियों में मतदान बंद हो जाएगा और 14 नवंबर को किस्मतों का फैसला दोनों गठबंधन के हो ही जाएगा। बाकी मृत्युंजय जी, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आपका इस विषय पर क्या राय है कि बिहार का मुसलमान इस बार बटेगा और तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।